हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम लोग पॉलिटी का पार्ट नंबर 5 करेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 हम लोग का ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। आप लोग उसको जाकर अच्छे से देख लीजिएगा। और आप लोग उस वाले वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो यहाँ पर भी ये वाला वीडियो भी आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको 400 प्लस में स्कोर करना है तो इस वाले वीडियो को अच्छे से समझना होगा, अच्छे से देखना होगा। कम से कम 2 बार आपको अच्छे से देखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अपना समय आप लोग जानते हैं, समय अब हम लोग के पास बहुत ही कम है। यार बोर्ड के पास बहुत ही अभी समय कम है, इसलिए हम लोग अपना जो भी क्वेश्चन है फास्ट में करने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो आज का हम लोग सेशन देखते हैं और ये वाला हम लोग का आज लास्ट सेशन है। आप लोग अपने दोस्तों को भी दिखाइए। चलिए, तो हम लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन इसको स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका बिहार बोर्ड अगर आपको पार्ट 5 तक अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका पॉलिटी का, मेरा दावा है, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। इसी में से आपको ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा और सब्जेक्टिव भी बताया जाएगा। तो चलिए, हम लोग अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं, फर्स्ट वाला हम लोग का क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, नगर परिषद क्या है? नगर परिषद क्या है? इसके प्रमुख कार्यों को लिखे। मतलब नगर परिषद के प्रमुख का, देखिए, नगर परिषद और नगर निगम दोनों का जो कार्य है, वर्क है, लगभग मतलब समान ही रहते हैं। तो पहले हम लोग नगर परिषद समझते, उसके बाद नगर परिषद बाद में, नगर निगम बाद में समझेंगे। तो देखिए, नगर परिषद क्या है, तो पहले नगर परिषद क्या है देखिए। तो नगर परिषद का गठन नगर पंचायत के बड़े शहरों में, नगर पंचायत के बड़े शहरों में किया जाता है, जहाँ की आबादी कम से कम 2 से 3 लाख की होनी चाहिए। कितनी लाख की आबादी होनी चाहिए? 2 से 3 लाख की आबादी होनी चाहिए। तो एक बार और आप लोग समझिए, नगर परिषद का गठन नगर पंचायत के बड़े शहरों में। तो ये मतलब जो भी शहर, जो भी सिटी अगर बिगेस्ट है, मतलब बड़े बड़े शहर है, वहाँ पे नगर परिषद का गठन किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। जो भी मतलब बड़े बड़े शहर है, जैसे पटना हो गया, ये सब मतलब बड़े बड़े जो भी सिटी है, वहाँ पे नगर परिषद का गठन किया जाता है। तो नगर परिषद का गठन नगर पंचायत के बड़े शहरों में किया जाता है, जहाँ की आबादी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 2 से 3 लाख होनी चाहिए। तो 2 से 3 लाख तो छोटे शहर में आबादी होगा नहीं, तो बड़े शहर में ही होगा। चलिए, तो इसका अब आगे बोल रहा है क्वेश्चन, इसका प्रमुख कार्य, मतलब इसका प्रमुख वर्ग क्या है, काम इसका क्या है? देखिए, तो इसका प्रमुख काम क्या है? नालियों का निर्माण, जो भी नाले उसका निर्माण करना इसका काम होता है। नगरों की साफ सफाई के लिए नगर परिषद जिम्मेदार होते हैं। शमशान घाट का प्रबंध, मतलब शमशान घाट की देख रेख अच्छे से हो रहा है कि नहीं, शमशान घाट अच्छे से, मतलब उसमें क्या हुआ, क्या बना, क्या नहीं हुआ, उसको इसका काम होता है। सड़क एवं गली में बिजली का प्रबंधन, ये भी उपलब्ध कराते हैं। सड़क बनवाना या बिजली मतलब उपलब्ध कराना इन्हीं का काम होता है। किनका काम होता है? नगर परिषद का। वो कहाँ बा? तो बड़े शहर में, बड़े सिटीज़ में। प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल निर्माण, जो भी 1 से लेकर 5 तक जो भी स्कूल होते हैं, इनका निर्माण करवाना इनका जिम्मेदारी होती है। प्राइमरी स्कूल, देखिए, मानव एवं पशुओं के लिए अस्पताल का निर्माण, यह मानव, जब बड़े शहर हो गए तो वहाँ पे अस्पताल तो बनेगा ही भाई। तो मानव एवं पशुओं के लिए मतलब अस्पताल का निर्माण भी यही करवाते हैं। कौन करवाते हैं? तो नगर परिषद। कौन करवाते हैं? नगर परिषद। क्या चीज़ का? मानव और पशुओं के लिए अस्पताल का निर्माण भी यही करवाते हैं। स्कूल का निर्माण भी, बिजली उपलब्ध, शमशान घाट प्रबंधन, सफाई और निर्माण कार्य अधिकतर यही करवाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज हम अब आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए, और आगे वाला क्वेश्चन है, महामारी से बचाव भी कराते हैं। अगर महामारी आ जाता है तो ऊपर से जो भी फंड आता है इन्हीं के द्वारा ही आता है, इन्हीं के द्वारा ही आपको उपलब्ध कराया जाता है। आग से सुरक्षा भी यही करवाते हैं, ठीक है। जो भी फंड आते हैं आपको यही उपलब्ध करवाती है, डायरेक्ट सरकार आपको उपलब्ध नहीं करवाती है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। चलिए, आगे क्वेश्चन अब हम लोग का है नगर निगम। जैसे नगर परिषद आपको समझ आ गया तो नगर निगम भी इजीली समझ आ जाएगा। देखिए, तो नगर निगम क्या है, तो देखिए, नगर निगम को पहले समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, नगर निगम क्या है, इसके कार्य और आय के स्रोत क्या है। देखिए, उस ऊपर वाले के भी आय का स्रोत आपको बता देते हैं। एक बार डिस्कशन हम लोग इसके आय के स्रोत के कर लेते हैं। देखिए,
इसका भी आय का स्रोत क्या होगा? नगर परिषद का आय का स्रोत, आय का स्रोत, ठीक है, आय का स्रोत। इसका आय का स्रोत हो जाएगा फ्रेंड घर पर टैक्स, घर पर टैक्स, घर पर टैक्स और सड़क पर टैक्स, घर पर टैक्स, सड़क पर टैक्स और अस्पताल पर भी टैक्स हो सकता है। और 2-3 गो लिख दीजिएगा, घर पर टैक्स, सड़क पर टैक्स, अस्पताल पर टैक्स और भी हो जाएगा बिजली उजली पर टैक्स, इस सब पर भी हो जाएगा। नगर सफाई पर टैक्स, इस सब पर भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी, इनका भी प्रमुख आय का स्रोत यही है। इनका भी आय का स्रोत समझ गए आप लोग। अगर आएगा नगर परिषद का आय का स्रोत क्या है तो उसको लिख दीजिएगा, आपका 2 नंबर हो जाएगा। चलिए अब समझते हैं हम लोग नगर परिषद। तो नगर निगम क्या है, इसके प्रमुख कार्य एवं आय का स्रोत बताना है। देखिए, यह स्थानीय शासन की संस्था होती है। कैसे होती है? यह स्थानीय शासन की संस्था होती है जिसका गठन बड़े बड़े शहरों में किया जाता है। इसका भी गठन कहाँ किया जाता है फ्रेंड? बड़े बड़े शहरों में ही इसका भी गठन किया जाता है। भारत में पहला नगर निगम, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। देखिए, भारत में पहला नगर निगम 1687 ईस्वी में गठित किया गया। कहाँ? तो मद्रास में स्थापित किया गया। भारत में पहला नगर निगम 1687 में मद्रास में स्थापित किया गया, जबकि बिहार के पटना जिला में 1952 में किया गया। जबकि बिहार के पटना जिला में 1952 में किया गया। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सॉल्व कैसे बनेगा, आपसे ऑब्जेक्टिव सॉल्व बन सकता है। भारत का पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया? तो 1687 ईस्वी में, ठीक है फ्रेंड। कहाँ किया गया? तो मद्रास में। कहाँ किया गया? ऑब्जेक्टिव में पूछ जाएगा। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? तो मद्रास में किया गया, ठीक है। अब बिहार से, तो बिहार से भी पूछ सकता है। बिहार में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया फ्रेंड? तो पटना में किया गया। कहाँ किया गया? पटना में। कब किया गया? तो 1952 में। कब किया गया? 1952 में। देखिए, प्रत्येक नगर निगम को जनसंख्या के आधार पर कई क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? वार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? एक टाइप का ये भी वार्डे होते हैं। वार्डों की संख्या शहर की जनसंख्या पर निर्भर करती है। मतलब कितनी जनसंख्या, वहाँ पे कितने वार्ड होंगे, वो किस पर निर्भर करेगा? तो उस शहर की, उस सिटी की जनसंख्या, उस टाउन की जनसंख्या कितना है, पॉपुलेशन कितना है, उस पर निर्भर करती है। अगर मान लीजिए 4 से 5 लाख उस सिटी की जनसंख्या है, तो वहाँ पे 2 से 3 वार्ड हो सकते हैं। अगर 2 से 3 लाख है तो वहाँ पे 1 वार्ड काम चला सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जनसंख्या, पॉपुलेशन पे यहाँ पे निर्भर करते हैं, ठीक है। आया समझ? एक बार और हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए, तो यह एक स्थानीय शासन की संस्था होती है जिसका गठन बड़े बड़े शहरों में किया जाता है। भारत में पहला नगर निगम 1687 ईस्वी में मद्रास में स्थापित किया गया, जबकि बिहार के पटना में 1692 में किया गया। प्रत्येक नगर निगम को जनसंख्या के आधार पर कई क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? वार्ड कहते हैं। तो वार्डों की संख्या शहर की जनसंख्या पर निर्भर करती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा वार्ड किसे कहते हैं, वार्ड किसे कहते हैं, तो नगर निगम, प्रत्येक नगर निगम को जनसंख्या के आधार पर कई क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जिसे वार्ड कहते हैं। अगर सिंपल आपसे डिफरेंस पूछ रहा है वार्ड किसे कहते हैं, तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख दीजिएगा, आपका 2 नंबर हो जाएगा, पक जाएगा आपका 2 नंबर, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। चलिए, तो अब इसका प्रमुख कार्य क्या है, प्रमुख कार्य को देखते हैं। देखिए, इसका भी लगभग वही प्रमुख कार्य होते हैं। चलिए, और आय का स्रोत भी लगभग वही होते हैं। देखिए, तो इसका प्रमुख कार्य क्या हो गया? नाली गली का निर्माण करना, नालियों और गलियों का निर्माण करना, उत्तम जल का प्रबंधन कराना, गंदगी की सफाई करवाना, मानव एवं पशु के लिए अस्पताल निर्माण करवाना, आपदा से सुरक्षा, महामारी से सुरक्षा, शौचालय निर्माण, इनका भी प्रमुख कार्य वही होते हैं। और इनका भी आय का टैक्स, घर पर टैक्स, मनोरंजन पर टैक्स और जल पर टैक्स। अगर इसका और उसके दोनों को बोल रहा है कार्य और आय, तो दोनों को एक ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लगभग देख लीजिए, यहाँ पे आप सामान्य है। चलिए, तो अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। अच्छा, एक बार और चलिए देखिए, तो इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? नली गली का निर्माण करना, उत्तम जल का प्रबंधन मतलब अच्छे स्वच्छ जल का उपलब्ध कराना, गंदगी को सफाई कराना, मानव एवं पशुओं के लिए अस्पताल का निर्माण करवाना, आपदा से सुरक्षा करना, महामारी से सुरक्षा, शौचालय निर्माण,
और आय का स्रोत क्या, घर पर टैक्स, मनोरंजन पर टैक्स और जल पर टैक्स इसका प्रमुख आय का स्रोत है। चलिए अब अगले का क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगर आपको कोई दिक्कत लग रहा होगा तो आप लोग हमको बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, आपको मतलब अच्छे से इसको क्वेश्चन को समझना है। बिहार बोर्ड में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन उठाया करता है। आप प्रीवियस का क्वेश्चन भी उठाकर देख सकते हैं। लगभग ऑल क्वेश्चन आपका मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो छूट जाएगा इससे। देखिए कम समय है, इसीलिए कम क्वेश्चन में आपका सब क्वेश्चन अटेंड कराने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए तो आप भी देखिए और आपके दोस्तों को भी दिखाइए, अपने फ्रेंड को भी दीजिए। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग आगे वाला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछेगा तो जो है डायरेक्ट सीधे 4 नंबर में, किसी नंबर में 4 नंबर में। आप लोग इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा और ये हम लोग को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि भाई हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। देखिए संघात्मक शासन व्यवस्था के प्रमुख लक्षण कौन कौन से है जो भारत के लिए आवश्यक है। तो संघात्मक की मतलब लक्षण ही होता है लिखित संविधान, कठोर संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका। इस सब संघात्मक की लक्षण ही होती है। क्या होती है? लक्षण ही होती है। क्या क्या होती है लक्षण इसकी? लिखित संविधान, कठोर संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका इसका लक्षण होती है। तो अब हम लोग देखते हैं संघात्मक क्या है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। पहले का पहले लिखित संविधान। विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान किसका है? तो भारत की। विश्व, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन सकता है, विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान किसका है? तो वह है भारत की। किसका है फ्रेंड? तो वह है भारत की। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। लिखित संविधान। लिखित संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रमुख लक्षण माना जाता है, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के काम को अलग अलग बांटकर समस्याओं का हल किया जाता है। विश्व का सबसे विशाल लिखित संविधान किसका है? तो फ्रेंड इंडिया का है, अपने देश का है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने देश का है। एक बार और, लिखित संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था के प्रमुख लक्षण होते हैं, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का मतलब कामों के अलग अलग बंटवारा है और अपने समस्याओं का अलग अलग सॉल्व करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान इंडिया का है। और कठोर संविधान देखिए, तो अब आते हैं हम लोग कठोर संविधान। देखिए कठोर संविधान, इसमें कोई भी सरकार अपने हितों में संशोधन नहीं कर सकता है। इसी संघीय शासन द्वारा विशेष नियमों द्वारा किया जाता है। देखिए अगर मान लीजिए कोई भी सरकार अपने ही द्वारा मतलब कोई संशोधन कर सकती, तो अपने ही हित में संशोधन करती, अपने ही पार्टी को अधिक समर्थन देती। दूसरे पार्टी गया भाड़ में भाई, दूसरे पार्टी का जो भी गया वो सब गया अपना हवा खाने। तो इसीलिए कठोर संविधान भी संघात्मक के लिए होना अति आवश्यक है। इसको किया जाता है विशेष नियमों द्वारा, सबकी मतलब सहमति से किया जाता है। ठीक है, तो कठोर संविधान, इसमें कोई भी सरकार अपने हित में संशोधन नहीं कर सकता है। इसे संघीय सरकार द्वारा विशेष नियमों द्वारा किया जाता है। और स्वतंत्र न्यायपालिका, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। संघीय सरकार में न्यायपालिका ही संविधान का रक्षक होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा जैसे संविधान का रक्षक किसे बोलते हैं? तो न्यायपालिका को। संविधान का रक्षक किसे बोलते हैं? तो न्यायपालिका को। तथा केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा गलत कामों पर रोकता है। ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो भी गलत काम किए जाते हैं उनको क्या करते हैं? रोकते हैं। कहते नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो न्यायपालिका भी होना अति आवश्यक है। तो संघात्मक के लिए लिखित संविधान, कठोर संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, आपको कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। चलिए तो अब हम लोग आगे अब देखते हैं। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर जो भी है उसको डिस्कशन करते हैं। आगे वाला क्या है? अगर यह पूछेगा तो आपका 2 नंबर से ज़्यादा नहीं पूछ सकता है। चलिए देखते हैं अब इसको। देखिए इसमें 3 टाइप का आई थिंक क्वेश्चन बनना चाहिए। दबाव समूह से आप क्या समझते हैं? एक ये क्वेश्चन हो गया। यह सरकार को प्रभावित किस प्रकार से कर सत्ता में मतलब साझेदारी में भाग लेते हैं? देखिए यह सरकार को प्रभावित कर किस प्रकार से सत्ता की साझेदारी में भाग लेते हैं? तो पहले समझते हैं दबाव समूह क्या है, और फिर उसके बाद ये वाले क्वेश्चन डिस्कस। चलिए देखिए, तो व्यक्तियों का वैसा समूह जो हमेशा लाभ के उद्देश्य से, व्यक्तियों का वैसा समूह जो हमेशा लाभ के उद्देश्य से आपस में उलझे रहते हैं, जिन्हें दबाव समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? दबाव समूह कहते हैं। व्यक्तियों का वैसा समूह जो हमेशा लाभ के उद्देश्य से आपस में उलझे रहते हैं, उन्हें दबाव समूह कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, उन्हें क्या कहते हैं?
दबाव समूह कहते हैं। दबाव समूह में सामाजिक विभाजन जन्म जाति धर्म भाषा के आधार पर उत्पन्न होता है। दबाव समूह कहाँ कैसे होता है, सामाजिक विभाजन के लिए भी उत्तरदायी होता है। सामाजिक विभाजन करवा देता है ये सब मतलब कैसे कैसे हो सकता है, जन्म पर हो सकता है, जाति पर हो सकता है, भाषा पर हो सकता है, धर्म पर के आधार पर यह उत्पन्न होते हैं। पहले बात आपको दबाव समूह समझ आया। चलिए देखिए, व्यक्तियों को ऐसा समूह जो मतलब खाली अपने हित में सोचेगा, दूसरे को मतलब ही नहीं उसका, उसे बोलते हैं क्या, दबाव समूह। ठीक है, तो यह भाषा जन्म जाति के आधार पर यह उत्पन्न होते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। होता है अगर किसी व्यक्ति को सत्ता की साझेदारी में पहचान नहीं मिलता है, फिर भी सरकार को वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करता है। कैसे करता है, देखिए एक मिनट फ्रेंड, कैसे करता है। तो यह चुनाव तो खुद नहीं लड़ता, नहीं लड़ने देता है, नहीं खुद नहीं लड़ता है और न प्रत्याशी के रूप में खड़ा होता है। इस मतलब बीच वह बहुत कमीना होता है, फिर भी राजनीतिक दल और सरकार को यह प्रभावित कर देता है, जिससे ही देश का विकास क्या होता है, रुक जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, नहीं खुद प्रत्याशी के रूप में खड़ा होगा, नहीं अगर मान लीजिए कोई खड़ा भी हो रहा है तो उसके विपक्ष वाले को आगे इसके खिलाफ भड़का देंगे, तो भाई वो जीते कहाँ से, तो इससे देश का विकास नहीं होगा। ये बहुत ही गलत है। यह प्रत्यक्ष क्या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए पूरा शॉर्ट वर्ड है, पूरा इजीली वर्ड आपको दिया गया है। अगर आप एक बार से 2 बार वीडियो देख लेते हैं, वीडियो में ही आपको याद हो जाएगा। तो अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करके इधर उधर करते हैं तो आपको कोई मतलब फायदा नहीं होने वाली। देखिए, ग्राम कचहरी के गठन एवं शक्ति का वर्णन करना है। क्या करना है, ग्राम कचहरी के गठन एवं शक्ति का वर्णन करना है। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यायिक कार्यों को संपन्न करने के लिए ग्राम कचहरी का गठन किया जाता है। प्रत्येक जो ग्राम पंचायत होते हैं उनमें न्यायिक कार्यों को गठन करने के लिए किसका गठन किया जाता है, तो ग्राम कचहरी का गठन किया जाता है। तो आपसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे बन सकता है, ग्राम पंचायत में न्यायिक कार्य कौन करते हैं, तो ग्राम कचहरी करते हैं। कौन करते हैं, ग्राम कचहरी करते हैं। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यायिक कार्यों को संपन्न करने के लिए एक ग्राम कचहरी का गठन किया जाता है। गठन किया जाता है। जो ग्राम पंचायत का न्यायालय होता है, क्या होता है फ्रेंड, न्यायालय होता है। तो आपसे यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है, ग्राम पंचायत का न्यायालय कौन होता है, तो ग्राम कचहरी होता है। ग्राम पंचायत के प्रत्याशी को कचहरी या सरपंच कहते हैं। जब भी ग्राम पंचायत के प्रत्याशी होते हैं उन्हें कचहरी या सरपंच कहा जाता है, जिसका प्रत्यक्ष निर्वाचन 5 वर्षों के लिए होता है। प्रत्यक्ष मतलब समझा रहे हैं, कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, मतलब ग्राम पंचायत में मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। तो देखिए, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट इनको चुना जाता है, डायरेक्ट। जैसे मान लीजिए सरपंच का चुनाव होता है तो आप डायरेक्ट ना जाके इनको वोट देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आप मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है, ठीक है, तो आप मुख्यमंत्री को डायरेक्ट वोट नहीं देते, आप विधायक को वोट देते हैं। अब वो विधायक को आप वोट देते हैं तो विधायक मुख्यमंत्री को मतलब जिसका विधायक अधिक जीतता है, जिसका सीटें अधिक मिलती है, तब वहाँ पे मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, तो इसको अप्रत्यक्ष बोलेंगे। लेकिन जिसका चुनाव डायरेक्ट हो रहा है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। तो सरपंच का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है, 5 वर्षों के लिए होता है। मुखिया का कार्यकाल भी 5 वर्षों के लिए होता है। अब वोट देने का मतलब अधिकार हमको कब प्राप्त हो जाता है, तो 18 वर्ष की जब आपका आयु हो जाएगा तो आप वोट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं, इसका शक्ति क्या है। तो इसे दीवानी एवं फौजदारी दोनों प्रकार का अधिकार मिला है। इसे दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार का अधिकार मिला है। किसको, सरपंच को, ग्राम कचहरी को। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार का अधिकार किसको मिला है, तो ग्राम कचहरी या सरपंच को बोल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ पे भी बन सकता था और यहाँ पे बन सकता था और यहाँ पे बन सकता था। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे कौन सी क्वेश्चन है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन है, आगे वाला क्वेश्चन फ्रेंड, राजनीतिक दल किस तरह से सत्ता में साझेदारी करता है। राजनीतिक दल किस तरह से सत्ता में साझेदारी करता है।
तो राजनीतिक दल सत्ता की साझेदारी में अहम भूमिका निभाने का कार्य करता है। यह लोगों का समूह या दलों का संगठित रूप होता है जो चुनाव को लड़ने के दौरान सरकार का निर्माण करने में जगह जगह पर आंदोलन एवं संघर्ष करते हैं। सरकार अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जनता की समस्याओं को हल करता है। एक राजनीतिक दल देश में शांति बनाए रखने का कार्य करता है। देखिए राजनीतिक दल का मेन काम क्या होता है। देखिए राजनीतिक दल जो भी कोई पार्टी है अपना पार्टी बनाए रखने के लिए वह क्या करते हैं, कोई ना कोई वर्क करते हैं। क्या करते हैं, कोई ना कोई वर्क मतलब कोई ना कोई काम करते हैं। अगर कोई ना कोई वो काम नहीं करेंगे तो फिर उनका पार्टी अगले बार इलेक्शन आएगा तो उनका पार्टी नहीं रहेगा। का मेन उद्देश्य रहते हैं। और एक और काम होता है, यह देश में शांति बनाए रखते हैं। ठीक है, देश में शांति बनाए रखते हैं। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। आगे इसी में है, देखिए तो और क्या था, संघर्ष हल करते हैं। राजनीतिक दल देश में शांति बनाए रखने का कार्य करता है। यह एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें जनता अपने विचारों को प्रकट भी करते हैं और वापस भी लेते हैं। और अंत में राजनीतिक दल ही जनता के प्रतिनिधि बनकर आता है और समस्याओं का समाधान करता है। अतः राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवाल फैक्ट है फ्रेंड। तो लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं, तो राजनीतिक दल को। लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं, तो राजनीतिक दल को। ठीक है, आपको यहाँ पे समझ आ गया। इसमें कोई विशेष बात नहीं है, आपको एक बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा, 2 बार देख लीजिए तो याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हो चुके हैं बट एक बार और आया तो देख लेते हैं। सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। तो जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी शक्तियों को स्थानीय सरकार का मतलब प्रदान कर देती है, जिसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण करना अति आवश्यक होता है क्योंकि विभिन्न समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर अच्छे ढंग से किया जाता है। मतलब जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार होते हैं उनका अपना थोड़ा बहुत शक्तियाँ स्थानीय सरकार को देती है। जैसे सरपंच के बाद अभी हम लोग किए, मुखिया का ये बात ये भी हम लोग किए, इन लोगों को थोड़ा बहुत शक्तियाँ देते हैं, उसे क्या सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा। देखिए आगे वाला क्वेश्चन है, दलों के कितने प्रकार होते हैं। कब दल कितने प्रकार होते हैं, दल के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, तो दल के 3 प्रकार होते हैं। आप ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है, दल के कितने प्रकार होते हैं, तो दल के 3 प्रकार होते हैं। एक दल, जिस देश के निर्वाचन में केवल एक ही दल भाग लेते हैं उन्हें एक दलीय शासन कहते हैं। उन्हें एक दलीय शासन कहते हैं। जैसे में चीन, यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा फ्रेंड, बोल देगा निम्न में से कौन सी देश एक दल वाला है, तो चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। तो यहाँ पे चीन एक दल वाला देश कौन है, तो चीन। जो ऑब्जेक्टिव बना है उसी को हम लोग दिए हैं यहाँ पे, एक दल वाला कौन है, तो चीन हो जाएगा। चलिए अब द्विदलीय, जिस देश के निर्वाचन में 2 दल भाग लेते हैं उन्हें द्विदलीय। एक दल भाग लेंगे तो एक दलीय, और 2 दल भाग लेंगे तो उन्हें द्विदलीय कहेंगे। जैसे यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब इससे भी ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा, ये ऑब्जेक्टिव है फैक्ट है फ्रेंड, ऑब्जेक्टिव फैक्ट है। तो द्विदलीय कौन हो गया, यूएसए, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। यूएसए, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया क्या हो गया, द्विदलीय हो गया। अब आते हैं बहुदलीय। बहुदलीय कौन हो गया, बहुदलीय जिस देश के निर्वाचन में एक या एक से अधिक दल भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बहुदलीय शासन कहते हैं। जैसे में इंडिया यानी भारत। ठीक है, बहुदलीय में आ जाएगा। तो एक दलीय में कौन आएगा, चीन आएगा, जिसमें एक दल भाग लेगा उसे एक दलीय बोलेंगे। जिसमें 2 दल भाग लेगा उसे द्विदलीय बोलेंगे। जैसे यूएसए, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जिसमें एक से अधिक दल भाग लेंगे उसे बहुदलीय भाग बोलते हैं। जैसे में इंडिया। दल कितने प्रकार के, तो दल 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपको डिफिनेशन याद करने की कोई जरूरी नहीं है। एक दल भाग लेगा एक दलीय, 2 दल भाग लेगा द्विदलीय, एक से अधिक भाग लेंगे निर्वाचन में उन्हें बहुदलीय। और चुनाव कौन करवाता है फ्रेंड, यहाँ से अब एक ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है, चुनाव कौन करवाता है, तो चुनाव आयोग करवाता है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव फैक्ट है। चुनाव कौन करवाता है, तो चुनाव आयोग करवाता है। चुनाव कौन करवाता है, तो चुनाव आयोग करवाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे वाला क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जितना आपको जरूरी है उतना ही हम लोग इसमें लिए हैं। जिला परिषद के 3 कार्यों को लेकर, जिला परिषद के 3 कार्यों को लेकर, तो मतलब इसका प्रमुख जिला परिषद का काम क्या होता है, तो सड़क और
गली में बिजली का प्रबंधन करना, स्वच्छ जल का प्रबंधन करना, जिले के तहत अंचल की सफाई करना, ये सब इनके क्या होता है, प्रमुख काम होते हैं। 3 बोला है तो 3 हम लोग लिख दिए। सड़क और गली में बिजली का प्रबंधन करना, स्वच्छ जल का प्रबंधन करना, जिले के तहत अंचल की सफाई करना, जिले के तहत अंचल की सफाई करना। ठीक है, जो नगर परिषद नगर निगम इसी में से 2-3 को उठा कर रख दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लगभग इनका आय का स्रोत भी और काम का भी एक ही रहती है। इनका आय का स्रोत अधिक रहता है, जिला परिषद का आय का स्रोत अधिक रहता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही VVI क्वेश्चन। इसके आपको 2 नंबर में पूछ सकता है, 1 नंबर से भी पूछेगा और 4 नंबर में पूछेगा। चलिए देखिए, बिहार में छात्र आंदोलन का वर्णन कर ले। बिहार में छात्र आंदोलन का वर्णन कर। तो बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत 1974 में की गई। बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत 1974 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य इंदिरा गांधी की सरकार को गिराकर तमाम जनता की समस्याओं का समाधान करना, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा लगाया था और जनता से अनेक प्रकार के झूठे वादे किए थे। उस समय देश में भ्रष्टाचार भुखमरी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। वस्तुओं के दाम में कमरतोड़ महंगाई हो गई थी, लोगों का जीना दुर्लभ हो गया था। इस बात को लेकर जयप्रकाश नारायण ने इसको मतलब स्टार्ट किए थे। देखिए, जयप्रकाश नारायण जी ने पटना के गांधी मैदान में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें लाखों लाख की संख्या में जनता ने उनका समर्थन किया। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा लगाया और अंततः इंदिरा गांधी का सरकार गिर गया और 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ। 1977 में किसका गठन हुआ? जनता पार्टी का गठन हुआ। तो एक बार आपको ऑब्जेक्टिव समझा देते हैं, फिर इसको एक बार और डिस्कशन करते हैं। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा। छात्र आंदोलन कब हुआ? तो बिहार में छात्र आंदोलन कब हुआ? तो 1974 में। किनके द्वारा किया गया? जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा। और ऑब्जेक्टिव सवाल और बन सकते हैं। देखिए, हाँ, और कांग्रेस की सरकार ने गरीबी हटाओ का नारा कब दिया था? तो 1971 में। कांग्रेस सरकार ने गरीबी हटाओ का नारा कब दिया था? तो 1971 में। यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा। अच्छा, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल ऑब्जेक्टिव में, देखिए, संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया। कौन दिया? जयप्रकाश नारायण ने दिया। और 1977 में किस पार्टी का गठन हुआ? तो जनता पार्टी का गठन हुआ। 1977 में किस पार्टी का गठन हुआ? तो जनता पार्टी का गठन हुआ। चलिए एक बार और हम लोग इसको अच्छे से देख लेते हैं। बिहार में छात्र आंदोलन का वर्णन करें। 1 मिनट। बिहार में छात्र आंदोलन। तो बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत 1974 में जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य इंदिरा गांधी की सरकार को गिराकर तमाम जनता की समस्याओं का समाधान करना, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था और जनता से अनेक प्रकार के झूठे वादे किए थे। उस समय देश में भ्रष्टाचार भुखमरी गरीबी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। वस्तुओं के दाम में कमरतोड़ महंगाई हो गई थी, लोगों का जीना दुर्लभ हो गया था। इस बात को लेकर जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में एक सभा का आयोजन रखा, जिसमें लाखों लाख की संख्या में मतलब उनका समर्थन किए। और उसी आंदोलन में, बिहार के छात्र आंदोलन में ही उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा लगाया था और अंततः इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई और 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ। चलिए ठीक है फ्रेंड, कोई दिक्कत? चलिए, तो हम लोग का यहाँ पे आज लास्ट सेशन था और यह भी लास्ट सेशन समाप्त हुआ। आप लोग कम से कम वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप अच्छे से ऑल क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। चलिए एक बार देख लीजिए। चलिए फ्रेंड, तो अब हम लोग चलते हैं। आप लोग अच्छे से क्वेश्चन के 2 से 3 बार देखने का प्रयास कीजिएगा और आप भी देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए। चलिए फ्रेंड, तो अब हम लोग आपसे विदा लेते हैं।